हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्त इस वीडियो में हम देखेंगे जो एसी फंडामेंटल हमारा आईटीआई फाउंडेशन बैच जो कि इलेक्ट्रीशियन का फुल कोर्स चल रहा है, उसका हम एसी का जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका पार्ट आज हम 2 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी हम बना चुके हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना हम चाहेंगे कि आईटीआई जो भी आपका इलेक्ट्रीशियन का है, ये फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जो आईटीआई फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। देन उसके बाद आईटीआई सेकेंड ईयर का जो भी हाफ ईयरली मतलब फर्स्ट ईयर में जो पढ़ना होता है उसका पहले कराएंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर में जो भी आपका पढ़ना होता है उसको कंप्लीट कोर्स कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पार्ट 1 में जो है एसी सर्किट में हम पढ़े थे कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार की होती है, एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट डायरेक्ट करंट। तो एसी और डीसी में हम डिफरेंस देखे थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों देखे थे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है यानी टाइम पीरियड क्या होता है। उसके बाद एम्पलीट्यूड देखे थे और टाइम पीरियड देखे थे, टाइम पीरियड। देन उसके बाद पीक फैक्टर देखे थे, आरएमएस वैल्यू देखे थे, एवरेज वैल्यू देखे थे, उसके बाद फॉर्म फैक्टर देखे थे। तो इतना हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिटेल वीडियो जाकर वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए विभिन्न तरंग रूपों में प्रत्यावर्ती धारा संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों में तुलना। दोस्तों उस दिन जो पढ़े थे हम मतलब ऑप्शनल वाइज पढ़े थे, तो फॉर्म फैक्टर अलग था और क्रेस्ट फैक्टर उसको बोलते हैं, आरएमएस अलग था, एवरेज अलग था। आज क्या है कि एक ही में सब समरी करके देख लेते हैं कि साइन वेव में आरएमएस क्या होता है, एवरेज क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, शिखर फैक्टर क्या होता है, अर्ध तरंग यानी हाफ वेव में क्या होता है, वो सभी देख लेते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे सीरियल हो गया नंबर, यहाँ तरंग रूप यानी तरंग रूप का मतलब वेव फॉर्म, यहाँ पे वर्ग मान मूल मान आरएमएस वैल्यू, यहाँ पे औसत मान एवरेज वैल्यू, और इस वाले खाने में के एफ का मतलब फॉर्म फैक्टर है। तो फॉर्म फैक्टर बता क्या होता है, आरएमएस बटे एवरेज होता है। उसके बाद क्रेस्ट फैक्टर या शिखर वैल्यू या पिक फैक्टर देखते हैं। तो पिक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम बटे आरएमएस होता है ना। तो ये सब हम देख चुके हैं। तो इसमें तुलना कर लेते हैं हम। तो दोस्तों देखिए जो साइन वेव होता है, तो साइन वेव में क्या होता है, आरएमएस का मान देखिए 0.707 होता है IM, इसका वैल्यू होता है या फार्मूला होता है IM/√2। ठीक है, वहीं एवरेज की बात करें तो 0.636 जो होता है इसका वैल्यू होता है या 2IM/पाई होता है ना। उसके बाद फॉर्म फैक्टर जो फुल साइन वेव का फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 होता है और पिक फैक्टर जो होता है 1.41 होता है। ठीक, वही बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस मान 0.5 IM होता है या IM/2 होता है। वही बात करें एवरेज तो 0.318 IM होता है या फिर IM/पाई होता है। और बात करें फॉर्म फैक्टर का हाफ वेव का, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर 1.57 होता है और पिक फैक्टर 2 होता है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हर एक एग्जाम में इससे या तो न्यूमेरिकल पूछता है या तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जैसे आप ऊपर देखे हैं साइन वेव का, सेम फुल वेव रेक्टिफायर भी उसी प्रकार होता है। तो इसका भी आपका आरएमएस में 0.707 IM होता है या IM/√2 होता है, और जो एवरेज में होता है 0.636 IM या 2 IM/पाई होता है। फॉर्म फैक्टर की बात करें तो 1.11 होता है, पिक फैक्टर की बात करें तो 1.41 होता है। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर और साइन वेव का दोनों एक ही होता है। बात करें रेक्टेंगुलर वेव, तो दोस्तों आयताकार जो तरंग होता है इसका आरएमएस एवरेज उसके बाद पिक फैक्टर फॉर्म फैक्टर सभी बराबर होता है यानी 1 होता है। तो इसको आप याद रख लेंगे।
आगे देख लेते हैं टेंगुलर वेव का। तो टेंगुलर वेव का आरएमएस मान जो होता है Im/√3 होता है, या इसको जब सॉल्व करते हैं तो 0.578 Im आ जाता है। बात करें एवरेज का 0.5 Im होता है या Im/2 होता है। ठीक है, वही बात करें फॉर्म फैक्टर का, फॉर्म फैक्टर 1.15 होता है और पी फैक्टर 1.732 होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये तालिका बहुत ही आपको हेल्पफुल साबित होगा, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो आगे फिर देख लेते हैं हम फेज क्या होता है ना। तो फेज क्या होता है, फेज के बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तथा वोल्टता का मान एक प्रवाह की दिशा एक नियत दर पर निरंतर परिवर्तित होती रहती है, अतः किसी भी पल उसकी दिशा ही उसका कला व फेज कहलाता है। दोस्तों, जो एसी में धारा और वोल्टेज होता है, मान लीजिए वोल्टेज हो गया और ये अपना धारा हो गया, तो पग पर वोल्टेज और करंट हमारा हमेशा अपनी मान को निरंतर चेंज करता रहता है ना। किसी भी पल उसकी दिशा क्या कहलाती है, उसकी कला या फेज कहलाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इन फेज। देखिए, इन फेज का मतलब इन माने मतलब इन फेज अपने में समान होंगे, यानी जब दो प्रत्यावर्ती राशियां साथ साथ घटती या बढ़ती हुई एक ही समय अपने अधिकतम मान अर्थात शिखर मान को प्राप्त करती है, तब वे राशियां एक दूसरे के सापेक्ष इन फेज कहलाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की प्रत्यावर्ती राशियों में वैद्युत कोण शून्य होता है। दोस्तों, इन फेज में यह इम्पॉर्टेंट है, पूछ देगा इन फेज में कितना एंगल होता है, तो आप बताएंगे इन फेज में शून्य कोण होता है ना, 0 एंगल होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है वेव फॉर्म के माध्यम से। यहाँ से मान लीजिए वोल्टेज है, तो एट उसी टाइम करंट भी जा रहा है ना, तो इसलिए ये दोनों इन फेज में हैं अपना। ठीक है, वेक्टर भी देख सकते हैं यहाँ पे आई और ई जो है एक ही फेज में है ना, तो इसीलिए ये इन फेज बोला जाता है। ठीक है, दोनों साथ साथ अपने मान में चेंज करती है, यानी जब मैक्सिमम होगा तो दोनों मैक्सिमम होगा, जब जीरो होगा तो दोनों जीरो होगा, जब नेगेटिव मैक्सिमम होगा तो दोनों होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं आउट फेज। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आउट फेज क्या होता है, जब दो प्रत्यावर्ती राशियां एक दूसरे के सापेक्ष कुछ अंश आगे अथवा पीछे रहते हुए घटती बढ़ती है, तो आउट ऑफ फेज कहलाता है। दोस्तों, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये वोल्टेज है, ठीक है, तो इसके अब पीछे क्या हो गया, करंट चल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आउट फेज है ना। या फिर करंट ही आगे है, या तो दोस्तों करंट ही आगे है वोल्टेज पीछे है, तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ फेज। ठीक है, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से ई का मतलब वोल्टेज है और आई का मतलब करंट है, तो ई कहीं ना कहीं आगे है आई से, तो ये आउट ऑफ फेज कहलाता है ना। ये सदैव एक दूसरे के जो है कुछ अंश पे आगे अथवा पीछे रहेंगे। तो यहाँ पे दे सकते हैं ई और आई के बीच में कुछ फाई डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका आउट फेज होता है, यानी दोनों राशियों में थीटा अंश का फेज अंतर होता है, इसको आप याद रखेंगे। आगे हमारा एंटी फेज। तो दोस्तों, एंटी फेज क्या होता है, यदि दोनों प्रत्यावर्ती राशियों के बीच 180 मतलब इस तरह हो, ये इधर आई है और इधर ई है, सॉरी इधर आई है इधर ई है, तो ये अपना 180 डिग्री पे है, तो 180 का फेज अंतर हो तो उन्हें एंटी फेज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्रगामी और पश्चिमगामी राशियां। देखिए, लीडिंग किसे कहते हैं और लैगिंग किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, आपको लिए समझा देते हैं। यहाँ पे ये अपना वोल्टेज है और इससे मान लीजिए 90 डिग्री पीछे हमारा करंट है। ठीक है, यहाँ पे आई है करंट है, तो 90 डिग्री पीछे है, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही है ना। वोल्टेज जो है लीड कर रही है करंट से कितना, 90 डिग्री है ना। तो इसे इस प्रकार लीडिंग होता है और लैगिंग होता है ना। तो और क्लियरली हम देख लेते हैं अग्रगामी राशि क्या होती है, यानी लीडिंग क्या होता है, जब दो प्रत्यावर्ती राशियों में वह प्रत्यावर्ती राशि जो पहले अपने शिखर मान पर पहुंचती है। ठीक है, पहले अपने शिखर मान, यानी पहले भी है तो भी पहुंचेगी, उसके बाद तो आई पहुंचेगी, तो इसलिए भी वाला पहले मान लीजिए भी पहुंचती है, तो यह अग्रगामी कहलाएगी।
ठीक है। तो वही बोल रहा है जहाँ दो प्रत्यावर्ती राशियाँ में वह प्रत्यावर्ती राशि जो पहले अपने शिखर मान पर पहुँचे, है ना, वो अग्रगामी होती है। और पश्चगामी क्या होता है? जब दो प्रत्यावर्ती राशियों में वह प्रत्यावर्ती राशि जो बाद में अपने शिखर मान पर पहुँचे, तो पहले तो भी पहुँच गया, उसके बाद में क्या होगा? आई पहुँचेगा, है ना, तो लैगिंग उसे ही कहते हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है। तो पहले हम लैगिंग और लीडिंग को समझ लेंगे, उसके बाद तब ये पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अग्रगामी और पश्चगामी समझ में आया होगा। अग्रगामी क्या होता है? जो शिखर मान पे अपने पहले पहुँचे, ठीक है। और पश्चगामी जो शिखर मान पे बाद में पहुँचे, है ना। तो पहले जो पहुँचेगा अग्रगामी होगा और बाद में जो पहुँचेगा पश्चगामी होगा। ठीक है। तो यही इन दोनों में अग्रगामी और पश्चगामी में अंतर होता है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए ई मैक्स यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ से मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, नेगेटिव मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ π/2 यानी पाई का मान 180 होता है, तो π/2 का मतलब 90, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो गया, या पाई यानी 180 हो गया यहाँ पे, फिर नेगेटिव में 270, फिर यहाँ 360 हो गया। तो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो इसे हम यहाँ से यहाँ जो है एक चक्र बोलेंगे। यहाँ चक्र देख रहे हैं ना, तो 1 साइकिल हो जाता है। ये सब हम प्रीवियस वाली पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं। देखिए एकांक समय अंतराल के सापेक्ष कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहा जाता है। यानी जो है एकांक समय अंतराल के सापेक्ष कोणीय विस्थापन, तो एकांक समय के अंतराल में जो कोणीय सापेक्ष कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं, है ना। इसे ओमेगा से दर्शाते हैं तथा इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। जो कोणीय वेग होता है ओमेगा से दर्शाते हैं और इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। तो ये भी आप इसको यूनिट जरूर याद रखिएगा कोणीय विस्थापन का। ठीक है। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर 2πf होता है। तो दोस्तों एफ बराबर हम पढ़ चुके हैं 1/t होता है, तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो 2π × 1/t, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2π/t भी लिख सकते हैं ओमेगा बराबर, है ना। तो आप देख सकते हैं ओमेगा बराबर 2πf या 2π/t रेडियन पर सेकंड। ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है? धारा प्रवाह का विरोध करने वाला वैद्युत अवयव प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तथा इसे आर से दर्शाते हैं। ठीक। प्रतिघात क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिघात क्या होता है? ऊर्जा को संग्रहित करने वाले वैद्युत अवयव जो धारा अथवा वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टेंस का। ऊर्जा संग्रहित करने वाले वैद्युत अवयव जो धारा अथवा वोल्टा परिवर्तन का विरोध करते हैं प्रतिघात कहलाते हैं। ठीक है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है ना। तो रिएक्टेंस आ जाएगा, तो रिएक्टेंस का मात्रक भी ओम होता है। ठीक है। तथा इसे एक्स के दर्शाते हैं। तो रिएक्टेंस को कैसे दर्शाएंगे? एक्स से दर्शाते हैं। तो दोस्तों रिएक्टेंस जो होता है दो प्रकार से होता है। एक हमारा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक हमारा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी पहला होता है जो प्रेरकी प्रतिघात होता है, दूसरा धारिता या धारितीय प्रतिघात होता है। तो प्रेरकी प्रतिघात को एक्सएल से दर्शाते हैं और धारितीय प्रतिघात को एक्सी से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। तो ओमेगा का मान अभी 2πf हम देखे हैं, तो 2πf × l हो जाएगा, यानी एक्सएल बराबर 2πl हो जाएगा। तो देख सकते हैं एक्सएल बराबर ओमेगा एल या 2πf l हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रतिघात होता है, प्रतिघात का गुण जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। जो दोस्तों रिएक्टेंस होता है वह धारा परिवर्तन होता है उसका वह विरोध करता है। इसको आप याद रखेंगे। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी से दर्शाते हैं। एक्सी बराबर 1/ωc या 1/2πfc होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सी बराबर 1/ωc या 1/2πfc हो जाएगा। तो
प्रतिघात का वह गुण जो वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है। तो दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या देखे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस में धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या कर रहा है, वोल्टता परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो इन दोनों आप पॉइंट को जरूर याद रखेंगे और रिएक्टेंस को भी जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रतिबाधा। तो इम्पीडेंस क्या होती है दोस्तों, प्रतिरोध तथा प्रतिघात x का सदिश योग होता है। सदिश योग का मतलब जैसे इम्पीडेंस का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है, सदिश योग होता है इसका। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, इसका भी मात्रक ओम होता है, इसे कैपिटल Z से दर्शाते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे है, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रतिघात x हो तो तुल्य प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस x² होगा, ठीक है। यहाँ हम दे सकते हैं Z बराबर √R² प्लस x²। ओम के नियमानुसार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता तथा धारा का अनुपात प्रतिबाधा कहलाता है, ठीक है। ओम के नियमानुसार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता तथा धारा का अनुपात, जो वोल्टता होता है और धारा का जो अनुपात होता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। ओम के अनुसार एसी परिपथ में तो होता है ना Z बराबर V/R, ये एसी में होता है, ठीक है। वैसे डीसी में क्या होगा, R बराबर V/I होता है, लेकिन जब एसी करते हैं तो R के जगह हम Z को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। आगे देख लेते हैं हमारा चालकत्व अथवा संवाहकत्व यानी कंडक्टेंस। आप इंग्लिश वाला याद रखेंगे बेहतर होगा, कंडक्टेंस को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कंडक्टेंस क्या होता है, चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं तथा इसे कैपिटल G से दर्शाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चालकता को हम कैपिटल G से दर्शाते हैं। चालकता जो होता है वह रेसिप्रोकल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं G बराबर 1/R, है ना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों चालकता यानी कंडक्टेंस का मात्रक होता है महो या प्रति ओम होता है, ठीक है, महो या प्रति ओम होता है। एक और मात्रक होता है उसको भी आप लिख लेंगे, साइमन होता है, साइमन होता है, ठीक है, सीमेन या साइमन बोला जाता है, वह भी इसका मात्रक होता है। तो उसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों ससप्टेंस, तो इनको भी आप याद रखेंगे। अनुकार्यता, जो ससप्टेंस होता है दोस्तों वह रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है ना। रिएक्टेंस जो होता है X होता है उसका रेसिप्रोकल होता है ससप्टेंस। तो देख सकते हैं प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुकार्यता कहते हैं, है ना, यानी प्रतिघात के व्युत्क्रम को ससप्टेंस कहते हैं तथा इसे कैपिटल B से दर्शाते हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 1/X हो जाएगा, ठीक है, B बराबर 1/X हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे B बराबर 1/X हो जाएगा, ये ससप्टेंस का होता है रेसिप्रोकल। तो इसका मात्रक भी आपका ससप्टेंस का मात्रक ही महो होता है, महो या प्रति ओम होता है या साइमन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये सब जितना भी लाइन पॉइंट वाइज करा रहे हैं दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो स्टूडेंट अगर पढ़ रहा होगा तो वह इसके बारे में जानता है कि कितना ये सब इम्पॉर्टेंट लाइन है। और कोई अगर स्टूडेंट मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एग्जाम में बैठा, एग्जाम हॉल में बैठा है, तो वह जान रहा होगा ये सब में से भर भर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, है ना। तो इसे आप लोग जरूर अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करिएगा। अगर क्लास नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, अगर क्लास कर रहे हैं तो फिर भी नो डाउट आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं हम ससप्टेंस। जो ससप्टेंस होता है यह भी दो प्रकार का होता है ना। अभी रेसिप्रोकल रिएक्टेंस का, तो अभी हम देखें पीछे रिएक्टेंस भी दो प्रकार का होता था, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे ससप्टेंस भी दो प्रकार का होता है।
पहला इंडक्टिव ससेप्टेंस, दूसरा कैपेसिटिव ससेप्टेंस। जो इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है दोस्तों, यह प्रेरणी प्रतिघात XL का व्युत्क्रम होता है, इसे BL से दर्शाते हैं। ठीक है, तो BL बराबर 1/XL, तो इसको आप याद रखेंगे, BL बराबर 1/XL हो जाएगा। और यहाँ जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है, यह संधारित्र प्रतिघात XC का व्युत्क्रम होता है। ठीक, इसे BC से दर्शाते हैं, तो BC बराबर 1/XC हो जाएगा, इसे भी आप याद रखेंगे। अब तीसरा आपका है दोस्तों एडमिटेंस, यानी प्रवेश्यता। तो एडमिटेंस जो क्या होता है, जो जेड होता है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी जो एडमिटेंस बराबर यानी y बराबर 1/z होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता या एडमिटेंस कहते हैं, इसे कैपिटल Y से दर्शाते हैं, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं y बराबर 1/z। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब जो पैरेलल हम RL या RC या RLC श्रेणी मतलब सर्किट पढ़ेंगे, तो इसमें ये सब मिलेगा हमको देखने को, है ना। तो प्रवेश्यता यानी एडमिटेंस का जो मात्रक होता है महो होता है या प्रति ओम होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यानी जो एडमिटेंस हुआ या ससेप्टेंस हुआ या कंडक्टेंस हुआ, तो सभी का जो मात्रक होता है महो या साइमन या 1/ओम, ये सब का मात्रक होता है। तो महो को कैसे सूचित करते हैं, उल्टा ओम से सूचित करते हैं महो को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब z बराबर क्या था, √r² प्लस x² था, तो अब इसका अगर मान हम रख देते हैं, तो z का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, या y का मान रखेंगे तो 1/z हो जाएगा, है ना। इसके जगह 1/z के जगह y रख सकते हैं। तो इस तरह अगर हम रखेंगे दोस्तों, तो देखिए z के स्थान पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ पे b के स्थान पे g के स्थान पे क्या हो जाएगा, सॉरी 1/r के स्थान पे g हो जाएगा। ठीक है, g का स्क्वायर प्लस 1/x के जगह b हो जाएगा, b का स्क्वायर। ठीक है, यानी y बराबर √g² प्लस b² हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं y बराबर 1/z बराबर √1/r² प्लस 1/x², या y बराबर √g² प्लस b², जहाँ g जो है एडमिटेंस है, g जो है कंडक्टेंस है, और b है हमारा ससेप्टेंस है। तीनों के बारे में आप जरूर लिख लीजिएगा। सभी का मात्रक ओम महो होता है। ठीक है, इस प्रकार y का मान z, g तथा b यानी कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का सदिश योग के तुल्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति यानी पावर इन AC सर्किट। तो क्या होता है, आभासी शक्ति यानी 3 प्रकार का होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है अपरेंट पावर होता है, यहाँ पे एक्टिव पावर होता है, और यहाँ पे रिएक्टिव पावर होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो आभासी शक्ति क्या होता है, अपरेंट पावर, प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा एवं वोल्टता के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, इसे S से दर्शाते हैं दोस्तों। S बराबर जो होता है VI। तो अपरेंट पावर को आप अच्छे से याद रखेंगे, इसका यह डिफिनीशन होता है। आगे है एक्टिव पावर या सक्रिय गुणांक, सक्रिय शक्ति, एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर क्या होता है, प्रत्यावर्ती परिपथ में खपत या उपभोग की जाने वाली शक्ति को सक्रिय शक्ति कहते हैं। तो सक्रिय शक्ति को वास्तविक शक्ति या ट्रू पावर भी कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है, यह इंपॉर्टेंट है, तथा इसे कैपिटल P से दर्शाते हैं। तो दोस्तों P बराबर VI cos phi होता है ना, इसका मात्रक वाट होता है। अभी अपरेंट पावर का देखे हैं, इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर। आगे देख लेते हैं, जहाँ फाई जो होता है वोल्टता तथा धारा के मध्य कोण होता है। आगे है दोस्तों प्रतिक्रिया,
शक्ति यानी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होता है? वह शक्ति जो आगे और पीछे बहती है, अर्थात यह परिपथ में दोनों दिशाओं में चलती है या स्वयं पर प्रतिक्रिया करती है, उसे प्रतिक्रिया शक्ति कहते हैं। तो इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, VAR, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो रिएक्टिव पावर का मात्रक क्या होता है? VAR होता है तथा इसे Q से दर्शाते हैं। तो Q बराबर जो होता है VAR होता है ना, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। या अब S बराबर क्या देखे हैं? VI देखे हैं, अपरेंट पावर बराबर, और एक्टिव P बराबर क्या देखे हैं? VI cos फाई देखे हैं, है ना। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा आप। देखो, इसका मुख्य उपयोग संधारित्र भार या प्रेरकत्व भार द्वारा किया जाता है। Q बराबर जो होता है दोस्तों, Q बराबर VI साइन फाई होता है ना। अभी P बराबर देखें VI cos फाई एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर बराबर क्या होता है? Q बराबर VI साइन फाई या थीटा होता है, ठीक है, जहाँ फाई वोल्टता तथा धारा के मध्य कोण है, ठीक है। तो शक्ति त्रिभुज पावर ट्रायंगल कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों, देख सकते हैं आप। वास्तविक शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, आभासी शक्ति के मध्य संबंध को जो शक्ति त्रिभुज से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए एक्टिव पावर होता है और देन ए रिएक्टिव पावर होता है, ए अपरेंट पावर होता है, ठीक है। फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं। तो जो यहाँ हो जाएगा आपका अपरेंट पावर हो जाएगा, यानी S बराबर VI हो जाएगा। देन यहाँ पे एक्टिव पावर हो जाएगा, P बराबर VI cos फाई हो जाएगा, और यहाँ पे रिएक्टिव पावर यानी Q बराबर VI साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार पावर ट्रायंगल बनता है, एक्टिव का, रिएक्टिव का और अपरेंट पावर का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं S बराबर जो होता है P² प्लस Q² होता है, इन दोनों का सम होता है। जो S होता है वह एक्टिव और रिएक्टिव का सम होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक बार लाइक करिएगा ज़रूर, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, ITI का फाउंडेशन बैच लिए आए हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि इसमें दोस्तों हम थ्योरी कराते हैं, फिर उससे रिलेटेड जैसे थ्योरी कंप्लीट हमारा होता है तो उससे रिलेटेड जितना भी MCQ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसका डिटेल हम सलूशन कराते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।